नमो मित्रों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के अपने इस वीडियो में, जिसमें मैं सेमेस्टर थर्ड के लिए वीडियो बना रहा हूं। मैंने सेमेस्टर थर्ड के अब तक 2 वीडियो डाले थे, उसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। पहला मैंने क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर ड्रामा के ऊपर बनाया था, उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए और लोगों के अच्छे कमेंट्स आए। जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कनेक्ट होते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे वो करे। तो उनकी ही डिमांड पर, क्योंकि मैं एपिग्राफी का बनाना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने काफ़ी डिमांड करी, तो मैंने थोड़ा टाइम निकाल कर एपिग्राफी का भी बनाया है। और जैसे कि भाषा विज्ञान, और उसमें मैंने पीडीएफ दी थी, वैसे इसमें भी पीडीएफ अच्छे से कंपाइल करी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि ये पेपर, अब तक आपने जो 2 पेपर दिए हैं उससे काफ़ी इजी पेपर है, उतना मुश्किल नहीं है। और अगर आपके पास बुक होगी, अभिलेख प्रवेशिका ग्रीन कलर की बुक है, आपको जो टीचर पढ़ाता होगा, वो प्रोफेसर जो पढ़ाता होगा, ऑलरेडी आपको बुक दिया होगा या आपके पास होगी, तो बुक है तो उसमें से सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर भी लेकिन मैंने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बुक है। कभी कभी बहुत लोग हैं, हम लोग आजकल थोड़ा सा सीक्रेट तरीका ढूंढते हैं, जल्द से जल्द पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, और वो सही भी रहता है। टाइम कंज्यूमिंग, क्या मतलब इतनी पूरी बुक पढ़ने का, जब आना कुछ ही पार्ट है, तो इम्पोर्टेंट पढ़ें। तो यही चीज़ है, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं बुक का भी ऐड किया हूँ आगे। बाकी जो इससे इंपॉर्टेंट है मैं पीवाईक्यू के थ्रू सॉल्व कराऊंगा, इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, जो पेपर है, पिछली बार का जो पेपर आया हुआ था, ये इस प्रकार से आया था कि इसमें मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन 18 नंबर के थे। आप देख सकते हो 18 मार्क्स। भाई इसका वेटेज वहाँ से भी ज़्यादा बढ़ गया है। भाषा विज्ञान में 15 नंबर था, ये 18 नंबर सीधा। तो मतलब आपको कम से कम 7-8 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे, वो अलग बात है। टॉपिक भी बड़े हैं, पेज भर जाएंगे इसमें अच्छे से, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक हैं। लिपि है, अभिलेख है, यही 2 टॉपिक है जिस पे पूरा पेपर चलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन भी बहुत दिए हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, अभिलेख के विभिन्न प्रकारों का विवेचन करिए और उसके ऑप्शन में अभिलेख का महत्व बताइए। तो देखो भाई, अभिलेख पे मैं बता दूं 4 तरीके से क्वेश्चन आएंगे। पहला आएगा कि अभिलेख के प्रकार, गारंटेड क्वेश्चन आने वाला है। दूसरा आ सकता है, अभिलेख का महत्व बताइए या ऐतिहासिक अभिलेख का पक्ष बताइए। देखिए क्वेश्चन आया है, भारतीय अभिलेख अध्ययन पर ऐतिहासिक प्रकाश डालिए। ये 3 क्वेश्चन अभिलेख से हैं, तीनों है ना। मैं तीनों को पहले आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इनका आंसर देना है, कैसे इनका पूरा मैंने तैयार कर रखा है, फिर मैं लिपि पर आऊँगा। तो अभिलेख पे आएंगे तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, अभिलेख के प्रकार बताइए, तो आप अभिलेख के डायरेक्ट प्रकार नहीं देने लगोगे। आपको ये पता है कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है 18 नंबर में, तो ऐसा तो नहीं अभिलेख के प्रकार 3-4 लाइन में लिख के चले आए, हो गया नहीं। आपको पहले अभिलेख क्या होता है उसके बारे में बताना पड़ेगा कि अभिलेख क्या है। पूरा तथ्य सच है, जो प्राचीन काल में राजाओं के होता क्या था। देखो, अभिलेख वो होता था जो एक साक्ष्य नहीं होते थे, जैसे आप देखते हो कहीं पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है तो अभिलेख है। पहले के टाइम में राजा जो लिखवा दिया करते थे, पहले के टाइम की तरह इंस्टाग्राम फेसबुक पे आईडी तो हुआ नहीं करती थी कि बढ़िया लिख दिए इंस्टाग्राम आईडी में, ये बाद में चेक कर रहे हैं। खैर छोड़िए, अलग बात है। तो वो भी एक तरीके का अभिलेख ही हुआ आज के समय से, लेकिन पहले टाइम में अभिलेख जो होते थे वो पुराने ऐतिहासिक साक्ष्य हुआ करते थे। अब मैंने इसके बारे में बढ़िया लिख रखा है। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं रिवीजन पर्पज़ से और पीवाईक्यू पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ। बाकी देखो भाई, मैं बता दूँ, जो लोग हिस्ट्री बैकग्राउंड से हो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी, या जी में हिस्ट्री पढ़े हो, तो आपके लिए ये बहुत आसान पेपर है, क्योंकि इसमें संस्कृत से हटके पेपर है। ये पेपर रियलिटी में बताऊँ तो हिस्ट्री का ही पेपर है, थोड़ा सा संस्कृत में लगा दिया गया है। हाँ, आप सेकंड इसके बाद सेमेस्टर में पढ़ोगे एपिग्राफी सेकंड, वो थोड़ा संस्कृत से रिलेट करेगा। बाकी ये है तो हिस्ट्री जैसा ही थोड़ा। तो अभिलेख क्या होता है, इसी में लिखा हुआ है कि अभिलेख वो वस्तु है जो पत्थर, ईंट, धातु पर लिखी जाती है। तो आपने पहले 1 से 1.5 पेज अभिलेख के बारे में बता दिए। उसके बाद अशोक के अभिलेख के बारे में थोड़ा बताओ, हाथी गुफा का अभिलेख, गिरनार अभिलेख, ये 2-4 अभिलेख के बारे में अगर आप बता दोगे ना, तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। एहोल अभिलेख, इनके बारे में हर्ष ने लिखाया था, पुलिकेशन ने लिखाया था, द्वितीय ने लिखवाया था। अशोक के कम से कम 12 अभिलेख पाए जाते हैं। हाथी गुफा का अभिलेख, इनके बारे में थोड़ा देख लेना। यूट्यूब से भी देखोगे ना, छोटी छोटी वीडियो मिल जाएगी। हिस्ट्री का टॉपिक है तो छोटी छोटी वीडियो में देख लो क्या हुआ था, किस बारे में। तो थोड़ा थोड़ा पहले आप इतना नोट कर दो। तो आपने पहले अभिलेख के बारे में 1 पेज भर दिए, फिर कम से कम 1 पेज और आपने विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के बारे में बता दिए। तो मतलब आपके 2 से ढाई पेज चले गए। उसके बाद अभिलेखों के प्रकार चालू करने हैं। राजकीय अभिलेख, राजकीय अभिलेख वो होता है जो राजा लिखवाया करते थे अपने समय में। इसमें मैंने लिखा है, आप लोग एक बार पढ़ लेना कौन कौन से अभिलेख हैं, क्यों लिखवाए जाते थे, बढ़िया मिल जाएगा आपको। उसके बाद प्रशस्ति अभिलेख, किसी की प्रशंसा करने के लिए अभिलेख लिखवाए जाते थे। दान शासन अभिलेख, कोई दादा बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कोई जैसे राजा अगर दान करता था, तो वो जो दान करते समय अभिलेख लिखवा देता था कि मैंने इतना दान किया, ये दान किया। तो वो उस तरीके के अभिलेख हुआ करते थे। व्यापारिक अभिलेख पाए जाते थे।
ताम्रपत्र अभिलेख, ताम्रपत्र व्यापारिक अभिलेख भी होता है, अभी आगे आएगा। ये देखिए व्यापारिक अभिलेख मतलब कुछ व्यापार करने वाले लोग अभिलेख लिखवाया करते थे, बिजनेसमैन एक तरीके से आप कह सकते हो उस टाइम पे। उसके बाद क्या है कि आप देख सकते हो ताम्रपत्र अभिलेख। ताम्रपत्र अभिलेख मतलब एक पत्र नहीं होता था जैसे हरा हरा कलर का, आपने देखा होगा। कई लोग उसको सोचते हैं पान के पत्ते पे लिखा गया, वो पान का पत्ता नहीं होता, ताम्रपत्र होता है। उसी तरह एक लोहे का पत्ता आता है, सोने का पत्र, चांदी का पत्र, उन पर जो लिखाई होती थी वो होते थे ताम्रपत्र अभिलेख। तो ये है 4-5 अभिलेख, आप इनके बारे में बढ़िया से डिफाइन कर सकते हो। और भी अभिलेख होते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे 6 आपको बताए हैं, 6 लिख दोगे बहुत है, बड़े बड़े लिख दोगे आप। हेडिंग डाल के बढ़िया से पॉइंट बना के लिखोगे, मतलब एक अभिलेख लिखो और हेडिंग बना के उसके 2 पॉइंट बना दो बड़े बड़े, मतलब आपका एक पेज तो ऐसे ही भर जाएगा। 4 पेज आपके भर गए, 4 से 5 पेज। 6 अभिलेख है मतलब आपने 4 से 5 पेज भर दिए। इंट्रोडक्शन में 2-4 6-7 पेज हो गए, बहुत है भाई, इससे ज़्यादा क्या ही दोगे एग्जामिनर को। एक आध अभिलेख और होते हैं, गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा, मिल जाएंगे, तो वो भी लिख सकते हो। वैसे इतने बहुत हैं जितना बुक में दिया है। इसके बाद अभिलेख हो गया। अब बात आती है अभिलेख का महत्व। तो अभिलेख का जो महत्व है, ये मैंने 1 मिनट दे रखा है अभिलेख का महत्व इसमें। ये अभिलेख के महत्व यहाँ पर दे रखे हैं। अभिलेख के महत्व में भी एक चीज़ का ध्यान देना, अभिलेख क्या है, आर्थिक है, इसमें महत्व थोड़े कम दिए हुए हैं। 1 मिनट में देखता हूँ, शायद आगे भी एडेड है अभिलेख का महत्व। लेखन कला है, कोई नहीं, 1 मिनट, इसी में ही होगा, मैं चेक करता हूँ। हाँ, अभिलेख हो गया। ये अभिलेख के महत्व इसमें 2-3 दिए हुए हैं। बाकी क्या है कि महत्व जो है वो मैं एक और क्वेश्चन आपको मैंने बताया था ना, ऐतिहासिक पक्ष वाला। 1 मिनट ढूंढता हूँ मैं, कहाँ गया ये क्वेश्चन। हाँ, ये देखना भाई, प्राचीन भारतीय अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व। ये एक आर्टिकल है किसी प्रोफेसर का जो एमए हिस्ट्री से उन्होंने किया कर रखा है, उनका ये आर्टिकल मुझे मिला है। बड़ा अच्छा आर्टिकल है, मैं अपने टाइम में इसका इस्तेमाल किया था। ये पीएचडी वगैरह में बड़ा यूज़ वाला आर्टिकल होता है। ये भाई आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेना। क्यों पढ़ लेना? क्योंकि ये आर्टिकल इसलिए आपको काम आने वाला है क्योंकि आपको जो क्वेश्चन नहीं यहाँ पर आया हुआ था, 1 मिनट में देखा दो, एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो भाई, एक क्वेश्चन आया है कि महत्व बताइए। महत्व में तो देखो मैंने जो पीडीएफ में लिखा है उसमें 4-5 पॉइंट है, वो भी अच्छे पॉइंट है, वो तो आप लिख ही सकते हो। उसके साथ जो मैं आर्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ, भारतीय अभिलेख शास्त्र का ऐतिहासिक, इसमें भी आर्टिकल यूज होगा और महत्व में भी यूज होगा। क्योंकि देखो महत्व और ऐतिहासिक दोनों का फ़र्क कहीं ना कहीं एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। पर एक बार आप खुद देखो कि अभिलेख का महत्व क्यों है, क्योंकि भाई अभिलेख ऐतिहासिक चीज़ों को ही तो बताते हैं, उसका महत्व इतिहास से ही तो जुड़ता है। और अभिलेख का अगर कोई ऐतिहासिक पक्ष पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है वो उस समय का पक्ष पूछ रहा है और उस समय में भी महत्व आ जाता है। तो दोनों जो हैं इंटर रिलेट वाले काम करेंगे आपको, महत्व में भी और इसमें भी। महत्व में भी मैंने 5-6 पॉइंट डाल रखे हैं, जितना मैंने पीडीएफ में लिखा है तो देखने में तो आपको कम लग रहा होगा लेकिन वो अच्छा खासा है। और बाकी ये चीज़ अच्छा खासा, और बाकी मैं अभिलेख महत्व के लिए बताऊँ तो जैसे इसमें जो भी मैंने लिखा है पीडीएफ में, देखो जैसे अभिलेख का महत्व क्वेश्चन आए तो उसमें भी पहले आप अभिलेख के बारे में थोड़ा 4-5 लाइन बताना, उसके बाद महत्व चालू करना। तो यहाँ जैसे मैंने लिख रखा है अभिलेख का महत्व, यहाँ लिखा है अभिलेख प्राचीन इतिहास में अत्यधिक महत्व है क्योंकि ये प्राचीन समाज की प्रशासनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का गहरा विश्लेषण करता था। अब देखो यहाँ से आपको 4 पॉइंट मिल गए। पहले आप थोड़ा सा 4-5 लाइन मतलब एक पेज भर दो अच्छे से कि अभिलेख का महत्व क्या होता है। अभिलेख हमें राजकीय शासन चीज़ों को बताता है, अभिलेख की ही वस्तु की वजह से हम ऐतिहासिक पक्षों को जान पाते हैं। उसके बाद ये जो 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं ना, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक, इनको अलग अलग बना के डिफाइन कर दो कि प्रशासन की हमें शैली अभिलेख की वजह से पता चलती है, सामाजिक संस्कृति को हम जान पाते हैं, धार्मिक स्थिति पता चलती है, व्यवसायिक स्थिति, इतिहास को जान पाते हैं। अरे भाई कितने पॉइंट बना सकते हो अभिलेख के, हज़ारों बना सकते हो। ये भी लिख सकते हो कि अभिलेखों से हमें वेदों का पता चला, कितनी चीज़ आप बना सकते हो अभिलेख के बारे में। तो बस अभिलेख का महत्व समझ गए ना, बहुत लिख सकते हो आप आराम से 6-7 पेज। और ये देखिए 2-3 लाइन और मैंने लिखी है, ये पूरा आप कर लोगे, हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन मैंने बताया जो आया है पेपर में कि अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट कीजिए, उसके लिए आर्टिकल प्रॉपर है। आर्टिकल में पहले ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, फिर ये शोध का देसी पूरा आप आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेना। इसमें देखो राजा अशोक से लेके अशोक कालीन, कालिंग राजा, भारतीय इतिहास पूरा दे रखा है। तो टीचर ने भी आपको नहीं पढ़ाया होगा, अच्छा टीचर होगा तो जरूर पढ़ाया होगा, बाकी आप लोग जानते हो।
गुप्तकालीन हो गए, हर्षवर्धन, पूरा ये एकदम बेस्ट आर्टिकल आपके लिए होने वाला है ऐतिहासिक पक्ष से। तो ये मैंने आपको दे दिया। आपके देखते देखते 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए ना भाई। 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। देखो ये हो गया पहला, अभिलेख का विभिन्न प्रकार, ऐतिहासिक पक्ष, अभिलेख का महत्व दे दीजिए, इतिहास के पुनर्गणना, और ये अभिलेख का ऐतिहासिक। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए। अब ये 3 से ज़्यादा क्वेश्चन अभिलेख पे नहीं बनते हैं, इन्हीं 3 में ही पूछता है, घुमा फिर के ऑप्शन दे देगा, आप आराम से कर ले जाओगे। अभिलेख के प्रकार तो बहुत बार पूछा है। अगला है लिपियों पर इतिहास पर प्रकाश डालिए। अब लिपि भाई आपको पता है यूनिट है, 4-5 यूनिट है लिपि के ऊपर आपकी बुक में। तो लिपि के ऊपर मैंने अच्छे से पीडीएफ बना ली है। यहाँ से लिपि चालू होती है, आप लोग देखना। लिपि तो अच्छे से आप लोग कवर कर लेना, खासकर ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि पर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लिपि देखिए, यहाँ से लिपि चालू होती है। लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, लिपि क्या है, लिपि मतलब क्या है, भाषा बोलने की जो शैली है। जैसे देवनागरी लिपि में हम लोग हिंदी में बात करते हैं, वैसे सबसे पहले जो लिपि आई थी ब्राह्मी लिपि आई थी। ब्राह्मी लिपि के बाद धीरे धीरे लिपि हुई, खरोष्टी आई, अनेकों लिपि आई, अलग अलग शब्द थे। एक डायग्राम आपकी बुक में बना होगा, आप लोग देखे होंगे। तो चित्र लिपि आई, गुण दोष, अनेकों भाव लिपि आई, ध्वनि लिपि आई, बहुत सारी लिपि आई। अक्षरात्मक, इसमें 3 प्रकार, अक्षरात्मक, वर्णात्मक, रेखात्मक। वेदों में किस प्रकार लिपि का वो मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में किस प्रकार लिपि विज्ञान का है, देखिए बौद्ध ग्रंथों में कैसे लिपि मिलती है। भारत की प्रमुख लिपियाँ, जिसमें ब्राह्मी लिपि है, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग देख लेना। उसके बाद क्या है, ब्राह्मी लिपि की क्या विशेषता है, खरोष्टी लिपि है उसकी क्या विशेषताएँ मिलती हैं, खरोष्टी लिपि की क्या विशेषताएँ हैं। इस तरीके से आप देवनागरी लिपि की विशेषताएँ, शारदा लिपि, ये सब आप अच्छे से, पूरा लिपि का क्वेश्चन आएगा भाई तो बहुत लिखना पड़ेगा अच्छे से कम आपको 7-8 पेज जम के लिखना ही पड़ेगा। 9 भी पेज जा सकता है, क्योंकि लिपि में बहुत चीज़ टॉपिक में आती है, बड़ा हो जाता है थोड़ा टॉपिक। तो लिपि भी आप लोग अच्छे से करके जाना, पूछ लेगा, हो सकता है ऑप्शन ना दे। अटेम्प्ट आप लिपि वाला क्वेश्चन जरूर करना। तो भाई उसके साथ हमने 2 क्वेश्चन कर लिए अपने, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा है लेखन कला की सामग्री। लेखन कला की प्राचीनता पर प्रकाश डालें और लेखन कला की सामग्री पर प्रकाश डालें। अब इन दोनों को हम समझते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आइए। अभी लेखन कला के बारे में यहाँ पर आपको टॉपिक मिल रहा है। भारत में लेखन कला की प्राचीनता के बारे में पूरा दिया है। लेखन कला का इतिहास कैसा रहा, बुद्ध समय में ब्राह्मण साहित्य, वेदों से लेखन कला आई, किस तरीके से बदली, फिर बौद्ध साहित्य में कैसे, कई कई जगह पे देखो मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे बौद्ध साहित्य, ये मेरी मिस्टेक नहीं है, टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से हो जाता है। जब आप कभी टेक्स्ट को टाइप करो या वो करो, तो आपको पता ही है कि हिंदी संस्कृत थोड़ा सा फ़ोन में नहीं अच्छे से लिख पाती, इसलिए हो जाती है इशू, आप लोग जानते हो। बाकी आप लोग कुछ समझदार हो। इस तरीके से आप लेखन कला के बारे में अच्छा खासा दे रखा है, लेखन कला का साहित्य ये पूरा। अब एक क्वेश्चन आता है लेखन सामग्री। लेखन सामग्री के लिए 1 मिनट आप रुकिएगा ज़रा, मैं निकालता हूँ पीडीएफ। तो भाइयों ये मैंने जो लिखाया था, ढूंढा था, एक बार दिखाता हूँ। तो जैसे जो क्वेश्चन आया है कि लेखन की सामग्री पर डिस्कस करो, तो आपकी बुक में भी दे रखा है। बाकी लेखन सामग्री बहुत आसान है भाई, आप खुद ही एक बार सेंस लगाओ। लेखन सामग्री का मतलब होता है कि लिखने के लिए कौन कौन सी सामग्री उस समय यूज़ की जाती है। जैसे आज के टाइम में पेन है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम पर क्या होता था, स्तंभ से पर लोग लिखा करते थे, धातु की प्लेट हुआ करती थी, सोने हुआ करते थे। इन सब पे जो है लिखने का तरीका हुआ करता था। जैसे अब तांबा है, पीतल है, कांसा है, लोहा है, पेन पेन ब्रश, रंग आदि, ये तो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन इनसे पहले यही था। वर्णिक था, वर्णिका था, रंग थे, पत्थर थे, बहुत चीज़ थी जिनसे लिखा जाता था। एक पतली सी पेन टाइप में भी हुआ करती थी, उससे भी लिखते थे। आप लोगों ने देखा होगा, फाउंटेन पेन टाइप बोलते हैं लोग उसको, फाउंटेन अलग होता था। तो ये सब लिखने की सामग्री होती है, लेखन सामग्री। पाषाण पत्र हो गए, ताम पत्र हो गए, ये सब भी आप लिख सकते हो, इसमें मिल जाएंगे मार्क्स आपको, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो ये है भाई आपका लेखन सामग्री वाला क्वेश्चन, बहुत आसान है, बुक में भी है, इसमें भी है। आप पढ़ लोगे, लिखाओगे, कहीं मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो मैंने आपको दोनों दे दिखा दिए, लेखन कला की प्राचीनता, इस पर भी मैंने आपको दिखा दिया है। वेद से लेके बौद्ध काल कितना लिखना पड़ेगा, और लेखन सामग्री का भी मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका आता है, लास्ट क्वेश्चन है मुझे लगता है, सेकंड लास्ट। इसमें क्या है, भारत की काल निर्धारण पद्धति और अभिलेख की प्रयुक्त तिथिकन पद्धति पर प्रकाश डालिए। देखो दोनों क्वेश्चन में के लिए मैंने एक ही कंपाइल करके लिखा हुआ है, उन्हीं दोनों में से आपको इसको लिखना है, और दोनों में से आधा आधा पार्ट दोनों में डिवाइड होता है। जैसे ही मैं दिखाता हूँ आपको, इसीलिए मैंने इसको ब्लू डॉट से कर रखा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये। हाँ ये देखते हैं,
ये जो है काल निर्धारण पद्धति एवं मुख्य संबंध। तो काल निर्धारण पद्धति जो है आपकी बुक में भी दे रखी है, ये वहीं से मैंने भी उठाया है क्योंकि ये वहीं से अच्छा दिया है। सापेक्ष काल निर्धारण विधि में 3 प्रकार आते हैं: स्तरीकरण, पारूपिकी, अन्योषित काल निर्धारण। किस तरीके जैसे स्तर नाप के नापा जाता है कि कौन कितने पहले आया, कौन किसके बाद। होता नहीं, आपने एक बार पढ़ा होगा कि वो एक क्लास 10th में था शायद टॉपिक, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें ज़मीन खोद के जो जितना नीचे से निकलेगा वो उतना आगे का होगा, ऊपर वाला इतना कम टाइम का होगा। इस तरीके से जो होते नहीं है, जिस तरीके से हम टाइम का पता लगाते हैं, वो यहाँ काल निर्धारण पद्धति है। तो आप हेडिंग याद रखना: स्तरीकरण, पारूपिकी, अन्योषित। एक बार इसको रीड कर लोगे: पुनर्जीविकी, फोलिन विश्लेषण, पुष्प परागण, फिर निरपेक्ष काल पद्धति आती है, उसमें कुछ टॉपिक्स आपके आते हैं जैसे अनुस्तर वृक्ष विलय हो गया, ऊष्मा दीप्त हो गया, रेडियो कार्बन एक्टिविटी। रेडियो कार्बन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो आपका पूरा आता है ना, ये सब काल निर्धारण पद्धति है। दूसरा जो क्वेश्चन का प्रकार पूछा है अभिलेख में समय का निर्धारण, तो उसके लिए आपको साहित्यिक बिंदु आपको लिखना पड़ेगा। कार्बन आप लिख सकते हो वहाँ से। फिर संवत जो है वो लिखना पड़ेगा, मुख्य संवत लिख दोगे। मौर्य संवत, शक संवत है आपका, विक्रम संवत है, विक्रम संवत आप सुने होंगे, गुप्त संवत है, पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। हर्ष संवत, ये पूरा जो टॉपिक है ना भाई, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए ना? तो ये है आपका सिस्टम। आप इसमें कर दोगे भारत काल पद्धति हो गई, निर्धारण। ये पूरा जो है मैंने पीडीएफ में दे दिया है। काल निर्धारण पद्धति जरूर करके जाना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये काल निर्धारण, अभिलेख हो गया और लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद भाई जो ये सब है ना, ये सब, ये देखो मौर्य संवत, शक संवत अलग से भी पूछ लिया, ब्राह्मी लिपि अलग से पूछा है, ये सब मैंने नोट्स में दे दिया है। अभी जो राइटर हर बार पूछे जाते हैं ना, इसको भाई तुमको बुक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि बुक में ये बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा दे रखा है, इसलिए मैंने बुक का ही इसमें उठा दिया है। आप लोग के पास बुक होगी, जिसके पास बुक नहीं होगी तो मैं पीडीएफ कंपाइल करके इसको भी आपको भेज दूंगा। ये देखो भाई बुक में दिया है, चैप्टर यूनिट शायद 8 है, प्रिंसिप हैं, कनिंघम है, डीसी सरकार है, हुलिफुन है। इस पर पक्का क्वेश्चन आता है भाई, इसको कतई मत सोचना, करके जाना, बिल्कुल मत छोड़ना। आप ये राइटर जरूर पढ़ के जाना, इन पे क्वेश्चन गारंटेड आएगा। हो सकता है इस बार कोई 2 दे दे, हमेशा देता है। और एक बात याद देना, इसमें नंबर जल्दी नहीं कटते हैं। आप थोड़ा बहुत इनके बारे में 1-2 बार ग्रो थ्रू कर लेना कि इन्होंने क्या काम किया है, क्या इनका जन्म था, क्या इन्होंने लिपि के ऊपर क्या इनकी विशेषताएं थी, इन्होंने लाइब्रेरी में क्या काम किए, कोई बनारस से, ये सब पूरा आप थोड़ा बहुत डाल लोगे ना। प्रिंसिप के ऊपर है, बनारस में रहते थे, फिर यहाँ से वो थोड़ा बहुत आप लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ज़्यादा लिखना भी नहीं, 1 पेज लिखना है। उसके बाद भाई ये तो आपका पेपर सॉल्यूशन ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये भी आने की बहुत चांसेस हैं। लेखन का व्यवसाय पर एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें लेखक, दीवार, कायस्थ, इन पे टिप्पणी आती है। टिप्पणी भी आ सकती है कायस्थ वगैरह पे। नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लेखन का व्यवसाय बताएं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। दूसरा जो लास्ट क्वेश्चन में है, अशोक का गिरनार शिलालेख, ये आपके सिलेबस में लगा है, लास्ट यूनिट है। और ये हो सकता है पिछली बार हमारे टाइम तो नहीं पूछा गया था, मतलब एनईपी के टाइम फर्स्ट बार पेपर हुआ तो नहीं पूछा गया, हमारे टाइम भी नहीं आया वैसे, पर ये आता है, पहले आता था, मैंने देखा है पहले के पेपरों में पूछ लेता था, शायद इतनी लाइन दे के पूछ ले व्याख्या करो, तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो एक बार आप इसको भी देख लेना अच्छे से, क्या पता इसकी व्याख्या पूछ ले या थोड़ा बहुत दे दे, तो इसको भी करके ही चले जाना। बस इतना भाई कर लोगे आप लोग, एपिग्राफी में निकाल लोगे, आराम से पास जाओगे, बढ़िया मार्क्स लाओगे, 9 CGPA मार लोगे। मैंने जितना कहा इतना कवर कर लो, बाकी आप मैसेज करना, मैं नोट्स भेज दूंगा। और भाई थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही जुड़े रहो। अगले सेमेस्टर फिर मिलेंगे, तीनों DSC का मैं फिर से मैं कराऊँगा जो आपके होंगे। थैंक यू भाई, ऐसे सपोर्ट करो, शेयर करना, धन्यवाद।